स्वागत है। आज हम एक बहुत ही जानी मानी किताब स्टीफन कोवी की द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल के जो मुख्य सिद्धांत हैं उन पर बात करने वाले हैं। जी हाँ। लेकिन हमारा नजरिया थोड़ा अलग है। हमें एक कहानी मिली है रोहित नाम के एक व्यक्ति की और उसके जीवन के जरिए हम इन आदतों को समझेंगे। हाँ, ये तरीका दिलचस्प है। कहानी से चीजें ज्यादा आसानी से समझ आती हैं ना? बिल्कुल। ये कहानी एक ऐसे मेहनती इंसान की है, रोहित की, जो मतलब कोशिश तो बहुत कर रहा है पर जिंदगी में कहीं फंसा हुआ सा महसूस करता है। हाँ, कई लोग इस स्थिति से जुड़ पाएंगे, मेहनत के बाद भी नतीजा न दिखना। सही बात है। तो स्रोत बताता है कि कैसे ये 7 आदतें अपनाने से उसकी पूरी दुनिया ही बदल जाती है। तो आज हम रोहित की इस यात्रा के साथ चलेंगे। इन 7 आदतों को एक एक करके देखेंगे और समझेंगे कि ये सिद्धांत असल में कैसे काम करते हैं, कैसे किसी की जिंदगी बदल सकते हैं। ठीक है। तो शुरू करते हैं रोहित की उस स्थिति से जहां वो, जैसा मैंने कहा, मेहनत तो कर रहा है पर उसे लग रहा है कि स्टीयरिंग व्हील उसके हाथ में है ही नहीं। एक तरह की बेबसी। हाँ, तो कहानी में मोड़ तब आता है जब कोवी की ये किताब 7 हैबिट्स रोहित के हाथ लगती है और ये उसके लिए सिर्फ एक किताब नहीं रहती, एक आईना बन जाती है। अच्छा। और यहीं से शुरू होती है पहली आदत को अपनाने की उसकी कोशिश। आदत 1, सक्रिय बने, बी प्रोएक्टिव। स्रोत बताता है कि रोहित पहले ना अक्सर हालात को या किस्मत को या दूसरों को ही जिम्मेदार ठहराता था। हाँ, याम है, मेरे साथ ही क्यों, ऐसी सोच। बिल्कुल, पर ये आदत उसे सिखाती है कि असली ताकत उसके अपने रिएक्शन में है, उसके चुनाव में है। उसे एहसास होता है कि वो बारिश तो नहीं रोक सकता, पर छाता खोलना है या भीगना है ये चुन सकता है। ये बहुत बड़ा बदलाव है, सिर्फ सोच का नहीं, पहचान का। स्रोत इस बात पर जोर देता है कि रोहित के लिए प्रोएक्टिव होने का मतलब सिर्फ जिम्मेदारी लेना नहीं था, बल्कि यह पहचानना था कि हर स्थिति में, चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो, उसके पास चुनने की आजादी है। हाँ, कहानी में एक उदाहरण भी है शायद, ऑफिस के प्रोजेक्ट का। हाँ बिल्कुल, एक मुश्किल प्रोजेक्ट था, उसे लग रहा था सब उसके खिलाफ हैं, पर फिर वो रुका और उसने सोचा, मैं इस स्थिति में कर क्या सकता हूँ। दोष देने के बजाय समाधान पर फोकस। सही, और ये उसके लिए पहला बड़ा कदम था। उसे लगा कि हाँ, कंट्रोल कुछ हद तक वापस मेरे हाथ में आ रहा है। और ये कंट्रोल की भावना ही मुझे लगता है दूसरी आदत की तरफ ले जाती है। बिल्कुल, जब लगता है कि ड्राइवर आप खुद हैं, तो सवाल उठता है गाड़ी ले जानी कहाँ है। यहीं पर आती है आदत 2, लक्ष्य ध्यान में रखकर शुरू करें, बिगिन विद द एंड इन माइंड। कहानी दिखाती है कि रोहित पहले बहुत व्यस्त रहता था, दिन भर भागदौड़, मीटिंग्स, काम। बिजी बी जिसे कहते हैं। हाँ, लेकिन दिन के आखिर में खालीपन। क्यों? क्योंकि पता ही नहीं था कि ये सारी मेहनत उसे ले कहाँ जा रही है। मंजिल का पता नहीं। बिल्कुल। तो इस आदत ने उसे रुक कर सोचने पर मजबूर किया, वो असल में चाहता क्या है, उसके लिए सफलता का मतलब क्या है। और ये सिर्फ बड़े जीवन लक्ष्यों की बात नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। उसने इसे रोजमर्रा के कामों में भी लागू करना शुरू किया। अच्छा, कैसे? जैसे स्रोत बताता है, वो हर सुबह सोचता था, आज दिन खत्म होने पर मैं क्या हासिल करना चाहूंगा जो मेरे बड़े विजन से जुड़ा हो। अच्छा, तो ये उसे उन कामों को पहचानने में मदद करता था जो सच में मायने रखते थे। हाँ, न कि सिर्फ वो जो सबसे ज्यादा शोर मचा रहे थे। ये विजन एक कंपास की तरह बन गया उसके लिए। सही बात है, एक दिशा मिल गई तो उसकी व्यस्तता बेमतलब की भागदौड़ नहीं रही, बल्कि एक उद्देश्यपूर्ण यात्रा बन गई। हाँ, और उस कंपास के साथ फिर एक नक्शे की भी जरूरत पड़ती है ताकि रास्ता ना भटके। बिल्कुल। यही आदत 3, जरूरी काम पहले करें, पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, काम आती है। रोहित की कहानी में ये साफ दिखता है कि लक्ष्य तय करने के बाद भी पुरानी आदतें पीछा नहीं छोड़ती। हाँ, ये होता है। जानना एक बात है, करना दूसरी। सही, वो अक्सर जरूरी लेकिन शायद मुश्किल कामों को टाल देता था और आसान, तात्कालिक मतलब अर्जेंट कामों में उलझ जाता था। जैसे ईमेल चेक करते रहना, छोटी मोटी समस्याओं को फौरन सुलझाना। बिल्कुल, और नतीजा, बड़े महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स पीछे छूट जाते थे। ये आदत असल में दूसरी आदत को हकीकत में बदलने का अनुशासन है। कोवी का वो टाइम मैनेजमेंट मैट्रिक्स है ना? हाँ, वो 4 क्वाड्रेंट्स वाला। हाँ, जरूरी, गैर जरूरी और तात्कालिक, गैर तात्कालिक। स्रोत बताता है कि वो रोहित के लिए आंखें खोलने वाला साबित हुआ। उसने क्या सीखा उससे? उसने सीखा कि प्रभावी लोग अपना ज्यादातर समय उन कामों पर लगाते हैं जो जरूरी है पर शायद तात्कालिक नहीं।
जैसे प्लानिंग, रिश्ते बनाना, नई स्किल सीखना, सेहत का ध्यान रखना। जो अक्सर हम टाल देते हैं। बिल्कुल। और स्रोत ये भी बताता है कि रोहित के लिए सबसे बड़ी चुनौती थी ना कहना सीखना। ओहो, ये तो बहुत मुश्किल होता है। हाँ, उन कामों को ना कहना जो उसके लक्ष्यों से जुड़े नहीं थे, भले ही वो कितने आकर्षक या तात्कालिक क्यों ना लगे। ये तात्कालिकता का जाल, अर्जेंसी ट्रैप, बड़ा लुभावना होता है, हमें व्यस्त और जरूरी महसूस कराता है, जबकि असल में हम शायद अपने असली लक्ष्यों से दूर जा रहे होते हैं। सही कहा। रोहित को इससे निकलने में वक्त लगा, पर यही उसकी प्रभावशालीता की कुंजी बनी। ये ना कहना सीखना वाकई एक कला है। अच्छा, जब रोहित ने अपने समय को संभालना सीख लिया तो उसने पाया कि कई बड़े लक्ष्य अकेले हासिल नहीं हो सकते। सही बात है, सहयोग चाहिए होता है। हाँ, और यहीं पर आदत 4, जीत जीत की सोचें, थिंक विन विन, उसके लिए बहुत अहम हो गई। स्रोत के मुताबिक रोहित का रवैया पहले थोड़ा क्या कहते हैं, प्रतिस्पर्धी था। कॉम्पिटिटिव, मतलब या तो मैं जीतूंगा या सामने वाला हारेगा। हाँ, वही। उसे लगता था सफलता एक केक है जिसके टुकड़े सीमित हैं। अगर किसी और को बड़ा टुकड़ा मिला तो मेरे लिए कम बचेगा। ये सोच काफी आम है पर सीमित भी है। बिल्कुल। कहानी में एक दिलचस्प मोड़ आता है जब वो एक पार्टनरशिप डील पे काम कर रहा होता है। अच्छा। पुरानी सोच होती तो वो ज्यादा से ज्यादा फायदा अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता, लेकिन चौथी आदत को ध्यान में रखकर उसने सामने वाले की जरूरतें और चिंताएं समझने की कोशिश की। ये आसान नहीं रहा होगा उसके लिए। नहीं, स्रोत बताता है कि इस प्रक्रिया में उसे एहसास हुआ कि अगर दोनों पक्षों की जरूरतों का ध्यान रखा जाए तो शायद केक को बांटने के बजाय उसे मिलकर और बड़ा बनाया जा सकता है। वाह, ये है विन विन का असली मतलब। ये सिर्फ तकनीक नहीं, एक मानसिकता है। हाँ, जो मानती है कि दुनिया में सबके लिए पर्याप्त अवसर है। रोहित के लिए ये बदलाव चुनौतीपूर्ण था क्योंकि उसे अपनी असुरक्षाओं का सामना करना पड़ा, लेकिन जब उसने इसे अपनाया तो न सिर्फ वो डील सफल हुई बल्कि उसके रिश्ते भी ज्यादा भरोसेमंद और मजबूत बने। ये आपसी सम्मान और लाभ पर आधारित सहयोग की नींव रखता है। सही। और दूसरों की जीत के बारे में सोचने के लिए पहले ये समझना जरूरी है कि उनके लिए जीत का मतलब है क्या। बिल्कुल, यहीं से 5वीं आदत आती है। हाँ, ये हमें सीधे आदत 5, पहले समझें फिर समझाएं, सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड पर ले आता है। कहानी बताती है कि रोहित पहले बातचीत में अक्सर अपनी बात कहने की जल्दी में रहता था। अपना पक्ष रखना, सलाह देना। हाँ, वो सुनता था पर इसलिए ताकि वो जवाब दे सके, ना कि इसलिए कि वो सच में समझ सके। इस आदत का सार है सहानुभूतिपूर्ण सुनना, एम्पैथेटिक लिसनिंग। सहानुभूतिपूर्ण सुनना। हाँ, स्रोत में एक वाकया है जहां रोहित अपने टीम मेंबर की किसी समस्या को लेकर बात कर रहा है। पहले शायद वो सीधे समाधान बताने लगता, जो अक्सर हम करते हैं। हाँ, पर इस बार उसने सिर्फ सवाल पूछे, ध्यान से सुना और सामने वाले की भावनाओं और नजरिए को समझने की कोशिश की, बिना कोई फैसला सुनाए। और नतीजा ये हुआ कि उसे न सिर्फ समस्या की जड़ का पता चला बल्कि टीम मेंबर को भी लगा कि उसे सच में समझा गया है। अच्छा। और ये विश्वास बनाने का सबसे शक्तिशाली तरीका है। जब लोगों को लगता है कि उन्हें सुना और समझा गया है, तभी वो आपके विचारों को सुनने के लिए तैयार होते हैं। ये बात तो है, लेकिन ये मुश्किल रहा होगा रोहित के लिए। हाँ, मुश्किल था। इसमें धैर्य चाहिए और अपने अहंकार को पीछे रखना पड़ता है, लेकिन इसने उसके रिश्तों और संचार में क्रांति ला दी। टकराव की जगह संवाद ने ले ली। ये वाकई रिश्तों को बदल सकता है। और जब आप दूसरों को समझते हैं, उनके साथ जीत जीत का रवैया अपनाते हैं, तो फिर आप मिलकर कुछ ऐसा कर सकते हैं जो अकेले संभव ही नहीं था। बिल्कुल। और ये है आदत 6, तालमेल बिठाएं, सिनर्जाइज। रोहित ने सीखा कि टीम का मतलब सिर्फ लोगों का समूह नहीं है, बल्कि एक ऐसी शक्ति है जहां एक और एक मिलकर 2 नहीं बल्कि 3 या 10 हो जाते हैं। हाँ, सिनर्जी। सिनर्जी का मतलब है रचनात्मक सहयोग। स्रोत ये दिखाता है कि रोहित पहले ऐसे लोगों के साथ काम करना पसंद करता था जो उसी की तरह सोचते थे, ताकि टकराव कम हो। आसान रास्ता। हाँ, लेकिन इस आदत ने उसे सिखाया कि असली जादू तब होता है जब अलग-अलग नजरिए, अनुभव और ताकतें एक साथ आती हैं। मतभेदों को समस्या मानने के बजाय उन्हें अवसर की तरह देखना। बिल्कुल, यही सिनर्जी का मूल है। कहानी में एक प्रोजेक्ट का जिक्र है जहां टीम में बहुत मतभेद थे। रोहित लगभग हार मान चुका था। फिर क्या हुआ? पर उसने 5वीं आदत समझना और चौथी आदत जीत जीत का इस्तेमाल किया और टीम ने मिलकर
एक ऐसा समाधान निकाला जो किसी ने अकेले सोचा भी नहीं था। कमाल है। ये अनुभव रोहित के लिए इस बात का सबूत था कि विविधता और आपसी सम्मान मिलकर कैसे असाधारण परिणाम दे सकते हैं। सिनर्जी सिर्फ मिलकर काम करना नहीं है, बल्कि मिलकर कुछ नया और बेहतर बनाना है। तो मतभेद असल में एक वरदान हो सकते हैं, अगर उन्हें सही तरीके से संभाला जाए। सही कहा। इन सभी आदतों को अपनाने और बनाए रखने के लिए एक मजबूत नींव चाहिए, और वो नींव है आदत 7, आरी तेज करें, स्वयं को बेहतर बनाएं। शार्पन द सॉ। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। रोहित को आखिरकार ये एहसास हुआ कि उसकी सबसे बड़ी संपत्ति कोई बाहरी चीज नहीं, बल्कि वो खुद है। कहानी बताती है कि शुरुआत में सफलता की धुन में उसने अपनी सेहत, अपने रिश्तों और अपने मानसिक सुकून को नजरअंदाज करना शुरू कर दिया था। जैसे कोई लकड़हारा बिना आरी तेज किए पेड़ काटता रहे, थक जाएगा और काम भी कम होगा। बिल्कुल वही, वो अपनी आरी तेज नहीं कर रहा था। ये आदत निरंतर आत्मनवीनीकरण मतलब सेल्फ रिन्यूअल के बारे में है। कोवी 4 आयामों की बात करते हैं। शारीरिक, व्यायाम, पोषण, आराम, हाँ, फिर मानसिक, पढ़ना, सीखना, सोचना, सही, फिर सामाजिक भावनात्मक, रिश्ते, सेवा, सहानुभूति, और आध्यात्मिक, मूल्य, ध्यान, प्रकृति से जुड़ाव। स्रोत दिखाता है कि रोहित ने कैसे धीरे धीरे इन चारों आयामों में नियमित रूप से समय निवेश करना शुरू किया। जैसे सुबह जल्दी उठकर व्यायाम करना, रोज कुछ नया पढ़ना, परिवार और दोस्तों के लिए वक्त निकालना। हाँ, और अपने मूल्यों पर चिंतन करना। ये काम उसे शुरुआत में शायद समय की बर्बादी लगते होंगे, क्योंकि लगता है कि ये असली काम से ध्यान हटा रहे हैं। बिल्कुल, पर उसने महसूस किया कि यही निवेश उसे बाकी आदतों को जीने की ऊर्जा और क्षमता दे रहा था। ये डाउन टाइम नहीं था। ये उसकी प्रभावशीलता को बनाए रखने और बढ़ाने के लिए जरूरी था। हाँ, जैसे मैराथन दौड़ना हो, स्प्रिंट नहीं। खुद पर निवेश करना सबसे अच्छा निवेश है। यही वो आरी है जिससे जीवन के पेड़ काटे जाते हैं। तो कुल मिलाकर रोहित की ये कहानी सिर्फ 7 आदतों की एक लिस्ट नहीं है। ये एक इंसान के पूरे बदलाव की दास्तान है। हाँ, एक आमूलचूल परिवर्तन। कैसे कोई व्यक्ति जो परिस्थितियों का दास महसूस करता था, इन सिद्धांतों को अपनाकर अपने जीवन का मालिक बन सकता है, अत्यधिक प्रभावी बन सकता है। ये कहानी दिखाती है कि ये आदतें किताबी बातें नहीं, बल्कि जीवन जीने का एक व्यावहारिक और शक्तिशाली तरीका है। और अगर बड़े पैमाने पर देखें तो ये स्रोत इस बात पर जोर देता है कि सच्ची प्रभावशीलता तकनीकों या पर्सनैलिटी के बाहरी दिखावे से नहीं आती, बल्कि गहरे आंतरिक चरित्र और सार्वभौमिक सिद्धांतों पर आधारित होती है, जैसे जिम्मेदारी, न्याय, ईमानदारी, विकास। रोहित का बदलाव सतही नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो उसके सोचने, महसूस करने और काम करने के तरीके में बुनियादी बदलाव था। ये आदतें एक ढांचा देती हैं जो न सिर्फ काम में सफलता दिलाती है, बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में परिवार, समाज, व्यक्तिगत शांति, संतुलन और संतुष्टि लाने में मदद करता है। हाँ, एक समग्र जीवन जीने का नजरिया है। तो ये थी वो 7 आदतें जिन्होंने रोहित की जिंदगी को इस स्रोत के अनुसार एक नई दिशा दी। सक्रिय बने, अपनी पसंद की ताकत पहचाने, लक्ष्य ध्यान में रखकर शुरू करें, जाने की जाना कहाँ है, जरूरी काम पहले करें, महत्वपूर्ण पर ध्यान दें, जीत जीत की सोचें, सबके लिए अवसर देखें, पहले समझें फिर समझाएं, सहानुभूति से सुने, तालमेल बिठाएं, मतभेदों से शक्ति पाएं, और लगातार स्वयं को बेहतर बनाएं। अपनी आरी तेज रखें। बिल्कुल। रोहित की कहानी इन आदतों के मिले जुले प्रभाव को दिखाती है, पर यहाँ एक सोचने लायक सवाल उठता है जो शायद सुनने वाले भी सोच सकते हैं। क्या इन 7 आदतों में से कोई एक ऐसी है जो बाकियों के लिए दरवाजा खोलती है? कोई प्रवेश द्वार आदत? दिलचस्प सवाल है। जैसे क्या प्रोएक्टिव बनना वो पहली चिंगारी है जिसके बिना बाकी आदतें संभव ही नहीं, या फिर लक्ष्य तय करना वो दिशा देता है जो बाकी सबको सार्थक बनाता है? स्रोत इस बारे में सीधे तौर पर कुछ कहता है नहीं, सीधे तौर पर नहीं, पर रोहित की यात्रा को देखते हुए ये सोचना दिलचस्प है कि व्यक्तिगत परिवर्तन की शुरुआत अक्सर कहाँ से होती है। शायद इसका जवाब हर किसी के लिए अलग हो सकता है। इस पर